नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड ये थी कि मैं मेवात का जो प्रकरण हुआ है, नूह जिले में जो हिंसा हुई और हरियाणा में जिस तरीके से सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं, बहुत बड़ी घटना हुई है, दिल्ली राजधानी के पास में इस तरह की घटना हुई है। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख रहे थे, कुछ लोग जो मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं मेरे साथ मैसेज भेज रहे थे मुझे कि साहब मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और आप जानते हैं कि देश के इतने सारे मसले जो चल रहे थे, राहुल गांधी, पार्लियामेंट, उन सब के बीच में ये घटना हो रही थी। तो आज मुझे लगा कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाने का एक समय आ गया है, क्योंकि अब इस घटना ने एक राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया है, जातीयता की तरफ बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें सामने आने लगी हैं। आज बहुत दिनों के बाद अशोक बालियान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी, हर्ष जी। स्वागत है आपका। आप बीच बीच में भूल जाते हैं हमें, लेकिन हम इस प्रकरण पर आपकी विशेष टिप्पणी आज चाहेंगे। देखिए, हमें पहले तो थोड़ा सा अशोक जी ये बताइए कि एक्चुअली जो आप जाट समाज से भी आते हैं और सब चीजों को समाज में जो चल रही हैं उनको देखते रहते हैं, मुझे ये बताइए कि आखिरकार ये क्या हुआ अचानक ही। हरियाणा में तो सांप्रदायिक हिंसा का कोई कभी बैकग्राउंड रहा नहीं, अचानक ये घटना क्या हुई? इसमें देखिए हर्ष जी, पिछले वहाँ 2-3 सालों से गाय हत्या को लेकर एक हरियाणा में जो गौ रक्षक दल बना हुआ है, उनके बीच में ये एक क्लैश चल रहा था। हम्म। इसमें राजस्थान के दो जो जिन पर यह आरोप था कि वो गाय की तस्करी करते हैं, उनकी हत्या हुई। और हत्या में एक नाम आया मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर का वर्जन यह है कि मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और मेरे पास उस बात के एविडेंस है। राजस्थान पुलिस कहती है कि वो उस अपराध के लिए जिम्मेदार था। तो ये क्लैश एक बना हुआ था। और ये जो मेवात का जो क्षेत्र है हर्ष जी, ये साइबर क्राइम के लिए और पशुओं की तस्करी के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अशिक्षा बहुत बड़ी है आज भी। अगर हम 2011 की बात करें, उस वक्त जब यहाँ डाटा लिया गया था, तो मुश्किल से 50% के आसपास लोग यहाँ शिक्षित लोग थे। और आप समझते हो कि शिक्षित का मतलब तो जिसने अपना नाम लिख लिया वो भी होता हम्म। है। एक बात। दूसरी बात यह थी कि अभी यात्रा निकलने पर मोनू मानेसर की तरफ से और एक मुन्ना बजरंगी की तरफ से ये वो बजरंगी जो भी उसका नाम है, उससे एक दो वीडियो वायरल हुई। लेकिन वीडियो वायरल होने का मतलब ये नहीं था हर्ष जी कि सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया जाए। मंदिर में जो लोग शरण ले रहे हैं दंगा होने के बाद, उन पर पहाड़ पर चढ़कर फायरिंग की जाए। तो अगर हम ये देखें कि ये क्यों हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ। मेवात को समझने के लिए हर्ष जी, हम जब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे डिस्कस को हम इसमें करेंगे। और ये कोई हर्ष जी, मैं कहता हूं कि एक दिन की उपज नहीं है इस आक्रोश की। और ये मोनू मानेसर या बजरंगी की वीडियो से भी इसका मैं कहता हूं कि वो नहीं है। ये बहुत पीछे अगर हम जाएंगे, तब हम इस वीडियो में इस बात को देख सकेंगे कि मेवात या महू क्षेत्र जो है, ये ये इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में क्यों आए। देखिए, ये मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि ये जो मेवात है ये एक पहाड़ी क्षेत्र है बेसिकली। और इसमें जो है प्राचीन मत्स्य देश और सुरसेन, उसका ये एक हिस्सा है जो मुझे हिस्ट्री से जानकारी मिली है। और ये इलाका हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान का जो आधुनिक दक्षिणी भाग है उसको मिलाकर बनता है। और अगर मोटे तौर पर इसकी सीमाओं की मैं बात करूं तो राजस्थान में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, हरियाणा के रेवाड़ी, पलवल और गुड़गांव, और उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के कुछ हिस्से जो है इससे मिलते हुए हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं, वैसे देखने में बड़ा खूबसूरत है। और जो इस जहां ये हिंसा की शुरुआत हुई वो हरियाणा के जो 22 जिले हैं नूह, उनमें से एक है। और 2016 से पहले इस जिले को मेवात के नाम से ही जाना जाता था। मेवात जिला 2005 में बना और 4 अप्रैल 2005 को गुड़गांव जिले और फरीदाबाद जिले के हाथिन ब्लॉक को साथ में लेकर जिले को मेवात जिले से रूप से अलग कर दिया गया और ये नूह जिला बनाया गया। 2016 में गुड़गांव का नाम बदलकर जब गुरुग्राम किया गया, तब उसके पड़ोसी जिले मेवात का नाम बदलकर नूह किया गया। और एक बात और बता दूं मैं अशोक जी लोगों को कि यहाँ पर 79.2% जो है मुस्लिम आबादी है और 20.37% यहाँ पर हिंदू आबादी है।
इस तरह का यहाँ पर समीकरण है। मेरे ख्याल में मुस्लिम आबादी का इतना अधिक घनत्व शायद बहुत कम जिलों में इस देश में होगा। अब थोड़ा सा इस हिसाब से भी बताइए कि इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या है इस इलाके की। देखिए हर्षी, ये 12वीं 13वीं शताब्दी में जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र में भी आए, तो तब से जबरन धर्मांतरण का यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। जो विदेशी आक्रमणकारी, ये मुगलों से भी पहली बात है। फिर इसके बाद में ये औरंगजेब के 1707 तक, औरंगजेब की मृत्यु तक ये मामला बड़े पैमाने पर चला। ये लोग हिंदू राजपूत थे और इन्होंने जो है, इनको जबरन जो है मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद में क्या हुआ कि 1920-22 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने इनकी घर वापसी का एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम चलाया और राजस्थान में कुछ लाखों मुस्लिम राजपूतों की घर वापसी हुई। मेवात में जब घर वापसी की बात आई तो कुछ धार्मिक जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग थे, उन्होंने महात्मा गांधी से इसकी शिकायत की। ये ऐतिहासिक तथ्य है। और महात्मा गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद से इस बात की शिकायत की कि आप ये जो घर वापसी का प्रोग्राम है इसको बंद कर दीजिए। और ये शिकायत की है मुझे कुछ धार्मिक नेताओं ने कि जी ये घर वापसी स्वामी श्रद्धानंद जी कर रहे हैं, इनको रोका जाए। उसी वक्त मर कांदले के एक धार्मिक कट्टर नेता थे, उन्होंने मेवात से ही कांदला के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, किस क्षेत्र से है, कहाँ है? ये जनपद मुजफ्फरनगर में एक कांधला कस्बा है। वहाँ के एक मौलाना साहब थे। वर्तमान शामली जिले, वर्तमान का जो हाँ जी, आप शामली जिले में है हर्ष जी वो। और वो उस वक्त, जिस वक्त स्वामी श्रद्धानंद जी घर वापसी का प्रोग्राम चला रहे थे, तो तभी मेवात में वो मुसलमानों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि नहीं, अब आपने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, अब घर वापसी का कोई भी रास्ता आपके लिए नहीं है। तो तब उन्होंने वहां पर तबलीग की स्थापना की थी। और कहने को तो तबलीग का काम है कि भाई हम धार्मिक शिक्षा देंगे और लोगों को अल्लाह के नजदीक लाने के लिए प्रवचन देंगे, लेकिन तबलीग की शिक्षा जो प्रेरित है वो पूरी की पूरी जो है अरब जगत के जो कट्टर धार्मिक नेता है, जो बहवी आंदोलन को चलाते हैं, जो एक शरीयत, कट्टर शरीयत के राज्य को दुनिया में स्थापित करने की नीति पर चल रहा है, उसके आधार पर जो है उन्होंने तबलीग अपना कार्य करती रही। और बड़े पैमाने पर जब हर्ष जी मेवात में पैसा आया, तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मौलवियों ने, आप देखोगे तो जितने भी वहां बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, सब में हरियाणा में सब में उत्तर प्रदेश के मौलवी जो है वहां के मौलाना बन गए थे, क्योंकि तबलीग के जो जनकदाता थे वो कांधला के रहने वाले थे। इस वजह से वहां एक धार्मिक कट्टरता की सोच बदली। और मैं हर चीज एक चीज और आपको बता, आजादी से पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग 1920 में वहां हुई थी मेवात क्षेत्र में, और उन लोगों ने आंदोलन किया था। और जिन्ना साहब के जो मुस्लिम लीग उस वक्त ये चाहती थी कि 1947 में, जो बाद में 27 साल बाद जाकर बंटवारा हुआ है, कि हम बंटवारे के पक्षधर हैं। मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा समर्थन मेवात क्षेत्र में मिला था या पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला था। ये लोग बंटवारे के वक्त जा भी रहे थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी के आग्रह पर इन लोगों को रोक लिया गया था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस सोचती थी कि हालांकि बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, जमीन धर्म के आधार पर दी गई थी, क्योंकि जिन्ना साहब ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग धर्म है, दोनों धर्म के लोग हर्ष जी एक साथ नहीं रह सकते, ये जिन्ना ने कहा था। तो ये भी एक विडंबना थी कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया था, तो फिर धर्म के आधार पर जमीन का बंटवारा न किया जाता। अगर कुछ मुसलमान भाई हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, तो वो जमीन का बंटवारा फिर क्यों धर्म के आधार पर किया गया? ये बहुत बड़ी विडंबना की बात थी। हालांकि ये मुस्लिम की जन्मभूमि भारत है और इनके सबके पुरखे इस भारत के सबके हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन तबलीग और बहवी आंदोलन ने इनमें धीरे धीरे एक जहर भर दिया। हर्ष जी, अगर आप विश्व की सबसे बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाओं को देखोगे, तो उनके पीछे आपको, चाहे वो 9/11 अमेरिका की घटना हो, चाहे वो मैट्रिक में रेल में धमाका हो, चाहे जापान में धमाका हुआ हो, सबके पीछे धार्मिक धर्म प्रचारक रहे हैं। और ये धर्म प्रचारक ही मेवात जैसे खूबसूरत क्षेत्र में
युवाओं में जहर भरने का काम कर रहे हैं। वरना हमारे युवा सैकड़ों गाड़ियां क्यों जलाते? आज उनको उनको देखो कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है, अवैध निर्माण जो वहां थे पुलिस उसको तोड़ रही है। क्या अब जिनके बच्चे जेल जाएंगे अपराध करने के बाद में, उनकी फैमिली पर क्या गुजरेगी? मुजफ्फरनगर में हमारा आपने भी देखा है दंगों में, इसके बाद सीए कानून को लेकर हर्षी हमारा आपने देखा है, लोग कितने जेलों में रहे हैं। तो ये एक कट्टरपंथी सोच के कारण मेवात क्षेत्र में युवाओं में जहर भरा गया है। और ये एक थॉट है जिसको अरब कंट्री से पैसा आकर और कुछ मस्जिदों के मौलवियों के द्वारा इसको पोषित किया जा रहा है। तो ये इसी पर सबसे ज्यादा हर्षी ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, मेरी एक बार बार बहुत सारी चीजें जब इस तरह की हम धार्मिक कट्टरपंथ और उसकी बात करते हैं तो अक्सर खबरें आती हैं कि साहब अरब कंट्रीज से सहायता आ रही है। सब जगह देखिए आप, चाहे मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं जो वहाँ के असम के सांसद हैं, उनकी पार्टी है जिनके 16-16 विधायक हैं, चाहे वो पीरजादा हैं वहाँ के पश्चिम बंगाल के, जितने भी ये इस तरह के लोग हैं, चाहे जाकिर नाइक जो भाग गए यहाँ से भारत छोड़ के, सबको कहा जाता है कि अरब कंट्रीज से सहायता आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल उठता है कि अरब कंट्रीज सहायता जरूर कर रहे हैं अरब में, लेकिन आतंकवाद नहीं है कहीं भी। दुबई में, गल्फ कंट्रीज में, किसी भी कंट्री में आतंकवाद नहीं, और आतंकवाद के खिलाफ बड़े सख्त कानून नियम उन्होंने बनाए हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि वहाँ तानाशाही है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। जितने भी अरब कंट्री हैं हर्ष जी, वहाँ सब में शासक है और शासक के बाद उसका पुत्र शासक बनता है। तो वहाँ ये सख्त कानून है और ये वहाँ तय भी किया हुआ है। वहाँ क्या था कि बहुत पहले अरब कंट्री में ये बात तय हो गई थी कि हम शासक के राज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे धार्मिक नेताओं ने, और वो हमारे जो हम विश्व में इस्लाम को फैलाएंगे उसमें हमें पोषित करेंगे। और वहां की सरकार बहुत बड़े पैमाने पर उस चीज को पोषित करने के लिए अपने बजट का खर्च करती है हर चीज। इसीलिए वहां डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपको एक रोचक घटना बताऊं कि जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने आक्रमण किया तो मैंने ये उसकी खुद किताब में, जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उनकी किताब में मैंने खुद पढ़ा था ये। तो अमेरिका के रक्षा मंत्री ने उनको कॉल किया था कि हमें अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के लिए आपका बेस चाहिए। तो उसने कहा कि ये मुस्लिम कंट्री है और मुझे पाकिस्तान में जवाब देना पड़ेगा। तो तब उसने कहा कि हम क्या पाकिस्तान को आखिर के युग में पहुंचाना चाहते हो? तो जनरल परवेज मुशर्रफ तैयार हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अरब कंट्री के एक शासक को टेलीफोन किया। उसने कहा कि मैं तो अरब कंट्री मुस्लिम कंट्रियों को लीड करता हूं और मैं आपको मिलिट्री बेस नहीं दे सकता हूं। तो उसने कहा कि मिस्टर, आपके यहाँ लोग डेमोक्रेसी की डिमांड करने वाले हैं और अमेरिका उनको मदद करेगा। तो वो राजी हो गए थे एकदम इस बात के लिए कि अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा जो अफगानिस्तान पर आक्रमण करेंगे। तो ये तो वहाँ, इसलिए तो वहाँ डेमोक्रेसी चाहते ही नहीं वो बिल्कुल भी, और वहाँ इसीलिए वो आतंकवाद नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोनार्की सिस्टम जो है आज भी वहां पे एग्जिस्ट करता है, और चूंकि गल्फ कंट्रीज के पास पैसा बहुत है, तेल निकलता है वहां से, तो वो मनमानी करने में सफल भी रहते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से मैंने देखा है कि भारत सरकार ने जो है अरब कंट्रीज के साथ संबंध बढ़िया करने की कोशिश की है। खासतौर से मोदी रिजीम जब से शुरू हुआ है, मोदी जी का जो कार्यकाल है, इन्होंने अरब कंट्रीज जो हमेशा से अलग थलग रहे, कभी भी भारत के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं रहे, इन्होंने काफी संबंध भी सुधारने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि इसका भारत को फायदा भी मिला है। लेकिन हरियाणा की तरफ हम एक बार फिर से आते हैं। जो घटना हुई है इसमें थोड़ी सी कुछ खबर इस तरह की आई कि जो वहाँ खट्टर सरकार है वो उसे हैंडल नहीं कर पाई सही तरीके से। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए हर्षी, जब भी कोई जुलूस निकलता है, कोई चीज होती है, ऐसा नहीं है कि इनपुट नहीं होते हैं, लेकिन घटनाएं फिर भी हो जाती हैं। जहां तक खबरें मिली है कि वहां इस जुलूस के साथ में लगभग 800 के आसपास पुलिस वाले थे। लेकिन इसके बाद भी घटना, क्योंकि घटना क्या होता है कि ये प्लानिंग बहुत सारी लोग गुप्त रूप से बनाते हैं और हमेशा पुलिस चाहती है कि उसको खुफिया जानकारी मिले, वो उस पर काम करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस पर किसी की का बस नहीं चलता इस बात के लिए। मुजफ्फरनगर दंगों में बहुत सारे हमने देखे हर्षी के पहले आउटपुट थे कि झगड़ा हो सकता है 7 तारीख में जब दंगले में पंचायत में जाएंगे लोग, लेकिन और पुलिस फोर्स भी लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी दंगा हुआ। हाँ, ये जरूर है कि खट्टर सरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरह की योगी सरकार है
उस तरह के काम करने में वो पहले के कुछ मामलों में असफल रही। लेकिन हर्षी इस बार उसने, चाहे वो गुरुग्राम की घटना हुई है और चाहे वो मेवात की घटना हुई है, दोनों घटनाओं पर जो दंगाइया थे, जो जिन लोगों ने ये हिंसा की है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। और बुलडोजर का प्रयोग भी हरियाणा में पहली बार इस तरह का किया गया है। जो अवैध निर्माण करते हैं फिर अपराध भी करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया गया है। हर्ष जी, बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही कि खट्टर जो है उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं डेवलप कर पाए, बल्कि मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने एक ऐसी मानसिकता को जन्म दिया है उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिली है, सफलता मिली है, कि अपराधियों में ये भय है कि अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो निष्पक्ष कार्रवाई होगी आपकी, कोई बचा नहीं पाएगा हाँ, आपको, या आप किसी भी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो माहौल है वो खट्टर सरकार वहां डेवलप नहीं कर पाई। और बीजेपी इस बात को लेकर इस बार आशंकित भी है कि इस बार लोकसभा में भी एक दो सीट बीजेपी वहां हार सकती है, और शायद विधानसभा में भी उसे इसका नुकसान उठाना पड़े। इससे जो घटना हुई है ताजा, इसमें जो बीजेपी की वहां पर एलाइज है जेजेपी, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम की जो पार्टी है, उसका क्या स्टैंड रहा है, वो इसको किस तरह से देख रही है? देखिए क्या है कि जो अलायंस में दुष्यंत चौटाला है, वो क्योंकि पहले इंडियन नेशनल लोकदल से निकला हुआ ये एक गुट है, जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छी सफलता प्राप्त की इंडियन नेशनल लोकदल के मुकाबले में। तो वो एक ऐसा बीच का रास्ता लेकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट भी उनसे नाराज ना हो और हिंदू वोट भी नाराज ना हो। तो मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा था कि दुष्यंत चौटाला जी का जो रास्ता है वो एक बीच का रास्ता है। वो ये तो कहता है कि जिन्होंने हिंसा की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन जो हिंसा में बड़े पैमाने पर सुनियोजित तरीके से संपत्ति को जला गया है, वो कोई एक या दो वीडियो जारी होने से नहीं हो सकता। उसके लिए तो बहुत सारे कानून आप देखते होंगे हर चीज। हमारे यहाँ भी अगर कोई किसी धर्म के प्रति वीडियो जारी करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ मुकदमा काम होता है, कानून अपना काम करता है। लेकिन मेवात के लोगों ने इस चीज को नहीं किया, और बड़े पैमाने पर जिस तरह उन्होंने गोलियां चलाई पहाड़ पर खड़े होकर, और वो तो एक ममता सिंह वहां एडीजी लाइन ऑर्डर जो वहां थी, मैं उसको उसकी हिम्मत समझता हूँ कि वो बहुत ही 10-12 पुलिस वालों को लेकर और वहां मंदिर में गई, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता है। और उसने वहां जाकर पोजीशन लेकर कुछ फायर किए जो उसके साथ फोर्स थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि दुष्यंत चौटाला को भी इन चीजों को समझना होगा कि दंगई चाहे कोई भी हो जो इस तरह की कट्टर मानसिकता रखता है, हमें उसके खिलाफ सख्ती से बोलना भी होगा और उनके खिलाफ कानून को सख्ती से अपना कार्य भी करना होगा। बिल्कुल, आपने बात सही कही कि दुष्यंत चौटाला जो है वो मध्यम मार्गी टाइप का लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो केवल एक वोट बैंक पे नहीं जीत सकते। और ये इसमें इसमें ये तो तय जान पड़ रहा है कि राजनीतिक रूप से कि लोकसभा चुनाव में नहीं तो कम विधानसभा चुनाव में तो ये से पहले ये गठबंधन टूटना है, ये तो तय है कि दुष्यंत चौटाला 10 सीट पे तो लड़ेंगे नहीं जो उन्हें मिली थी। उनकी तो कोशिश रहेगी कि 90 की 90 जो सारी सीटें हैं वो सब की सब लड़ी जाएं, उनकी तो कोशिश वही रहेगी मेरे ख्याल से फिर भी। तो फिलहाल अब अभी इस पूरे प्रकरण को देखते हुए अभी मैं कुछ बयान पढ़ रहा था, राकेश टिकैत साहब इस हर जगह कूद पड़ते हैं, तो कुछ और भी जाट समाज के जो लोग हैं उनके बयान आने लगे हैं, जो क्योंकि हरियाणा की राजनीति में जाटों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आप सब लोग जानते ही हैं कि खट्टर जब से सीएम बने हैं वहां के जाटों में एक बेचैनी है कि एक जाट स्टेट है, जाट बहुल स्टेट है, और उसमें एक पंजाबी को सीएम बनाया है मोदी जी ने, उसको भी लेकर एक असहजता की स्थिति है। और इसका लाभ उठाने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, लगातार हुड्डा भी सक्रिय हैं, जाटों को मोबिलाइज कर रहे हैं। कृषि कानूनों के मुद्दे पर भी पहलवानों का जो मसला हुआ उसमें भी सब जगह हुड्डा ने जाटों को बढ़ाया और ये दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी जाट विरोधी है। तो इसमें अब हरियाणा के जाटों का क्या इसमें रुख है, मेवात वाली घटना को लेकर उसमें उनकी क्या भूमिका है? देखिए हर्ष जी, जितने भी ये पिछले एक सप्ताह से जब से मेवात में ये दंगे हुए हैं, जितने भी हरियाणा में हमारी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, चाहे वो खाप के चौधरी हैं या जो फार्मर्स लीडर हैं, किसान नेता हैं, उनकी अनेकों वीडियो आई है कि हम इस दंगों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आई ये बात कि इस वीडियो को जारी करने का उनका मकसद क्या है। हाँ, सही क्या बात। किसी ने कॉल की है कि हाँ, कोई जाट कम्युनिटी आए और वहां दंगों में हिस्सा ले?
अरे हाँ। झगड़ा हो गया, दंगे हो गए, कानून अपना काम करेगा। मुझे हम्म। इस समझ में नहीं बात आई कि उन्होंने ये दंगों में वीडियो कोई क्यों भाग जारी लेने की की है। कोई कॉल करता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, किसी ने कॉल नहीं की, किसी हम्म। ने ये नहीं कहा कि आप लोग वहां आइए और हमारी मदद करिए, हाँ। किसी ने भी नहीं कहा। मुझे हम्म। समझ में नहीं आई ये बात कि क्यों क्यों मीटिंग्स कर रहे हैं, कि इसका मतलब ये है कि ये सारे बयान राजनीति से प्रेरित हैं। जो लोग कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार को और हरियाणा सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे, हम्म। वो जिनके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां थी, चाहे हरियाणा में भूपिंदर हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा साहब थे, या हम्म। कांग्रेस पार्टी थी, या वामपंथी दल थे, हम्म। यही सारे लोग फिर उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और वो लोग उनके मोहरे बने हुए हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। अरे हम्म। कोई उनसे पूछे कि उनको किसने कहा कि आप यहाँ मेवात में आइए और हमारी मदद करिए। नहीं तो वो क्या कह दंगों रहे के हैं, बाद तो उनका उनका कहना दंगों क्या के है बाद तो कि हर्षदीप खट्टर मतलब वहां सरकार के ने जो, एक्शन लिया। वहां के जो, नहीं उनका कहने का मतलब क्या है मैं समझा नहीं। वो क्या कह रहे हैं, उनका मतलब जो जाट समाज है वहां का, वो ये कह रहा है कि हम मुस्लिम्स की मदद के लिए आगे आए। हाँ, वो कह रही है कि हम भाईचारा कायम करेंगे। तो किसने कहा कि भाईचारा कायम ना करो? मुझे हाँ। समझ में नहीं बात आई ये। हम्म। अरे एक घटना हुई है, कानून अपना काम करेगा। वहां जिन लोगों ने दंगा किया है उनकी हम्म। गिरफ्तारियां हो रही है, तो किसी ने भी नहीं उनको कॉल करने को कहा। मुझे समझ में नहीं आया कि ये हिंदू धर्म को तोड़ने की बात को क्यों किया जा रहा है। वो कह हम्म। रहे हैं, हम कोई कह रहा है कि हम तो जाट हैं, हम तो हिंदू नहीं है। हम्म। मुझे समझ में नहीं आई ये बात कि ये कहां से ज्ञान प्राप्त किया है। जाट जाट देखिए, भारत भारत किन लोगों का देश है अर्ची। हम्म। भारत सदियों से, लाखों सालों से, हजारों सालों से हम्म। सनातन धर्म को मानने वालों का देश है। हम्म। ये एक भारत का बुनियादी धार्मिक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। दुनिया के हर देश का अपना एक बुनियादी धार्मिक रिलीजन होता है, हम्म। दुनिया के हर कंट्री का। और बिल्कुल। उस देश के निवासी अपने उस रिलीजन विश्वास में जीते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, विश्वास के हमारे तरीके अलग हो सकते हैं। हम हम्म। शिव जी को पूछ सकते हैं, भगवान राम को पूछ सकते हैं, हम लक्ष्मी को पूछ सकते हैं। ये हमारे सनातन धर्म में जो एक ईश्वर की कल्पना है, ये उसके विभिन्न रूप है, ये महापुरुषों के विभिन्न रूप है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो मंदिर को लेके बात हो, जब जाटों को अलग थलग किया जा रहा है, चाहे वो मेवात के झगड़े की बात हो, किसी ने नहीं कहा मेवात में जाटों को कि आप आइए हमारी मदद करिए। वहां हम्म। खट्टर सरकार एक्शन ले रही है। हम्म। किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि हमारी मदद करिए। हम्म। भाईचारा, अगर दंगों के वक्त में भाईचारे का अगर आह्वान किया जाता, तो मुझे फिक्र में भी तो वे लोग यही मौजूद थे, तब हम्म। क्यों नहीं उन्होंने, उनके आह्वान पर भाईचारा कायम हुआ, तब हम्म। क्यों बड़े पैमाने पर दंगा हुआ। हम्म। देखिए, दंगा होता है धार्मिक कट्टर सोच के आधार पर। तो हम्म। ये बातें करना बेमानी है कि ये बीजेपी कर रही है या वो कर रही है। मैंने एक लीडर्स का बयान पढ़ा कि बीजेपी ने दंगे कराए। अरे भाई, एक यात्रा निकल रही थी, हम्म। यात्रा में बड़े पैमाने पर और पथराव वैसे भी किया जो गया, जो सत्ता जो जब सैकड़ों से भी सरकार ज्यादा, होती है, लगभग 200 जो गाड़ियां जला सत्ताधारी दी लोग गई। होते हैं, सत्ताधारी जो पार्टी है वो क्यों दंगे कराएगी? उससे तो उसका मैसेज गलत तो जाता है। उसको क्या लाभ है? हाँ। उसको क्या लाभ है? हम्म। कोई कह रहा है कि ये जो मंदिर है, हर चीज पर मैं ज्यादा नहीं दोबारा बात करूंगा आपसे, किसी दिन जो है हम्म। औरंगजेब ने खुद ऑर्डर किया, उनका ऑर्डर भी रखा हुआ है कलकत्ता संग्रहालय में। हम्म। उस वक्त के समकालीन लेखक ने कहा कि औरंगजेब के आदेश पर विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ा गया, और आप फिर भी आप मानने को कोई तैयार नहीं है। तोड़ने वाला कह रहा है मैंने मंदिर को तोड़ा। उस टाइम के समकालीन इतिहासकार, जो खुद एक मुस्लिम है, वो कह रहा है कि हाँ, औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा, उसने मंदिर को तोड़ने का विवरण दिया। उसमें भी कह रहे हैं कि बीजेपी। अरे भैया, 1830 में जेम्स ने किताब लिखी। 1830 में इस देश में बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं था। हम्म। तो ये जो मानसिकता हो गई, ये मानसिकता हो गई, इसीलिए देश क्यों गुलाम हुआ था। हम्म। राजा ताहिर ने उनका मुकाबला किया मोहम्मद बिन कासिम का, लेकिन दूसरे कुछ लोग शिथिल अपने घर बैठे रहे। तो हम्म। इसीलिए तो सनातन धर्म पर आक्रमण किया गया। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए ही उनके मंदिरों को तोड़ा गया। अगर रिलीजन चोक ना करने की सोच होती, तो विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी हर्षी मंदिर को क्यों तोड़ते? हम्म। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। हरियाणा में क्या हुआ,
कि हरियाणा में आज भी जाटों को अलग थलग करने की साजिश की जा रही है और उससे हमारी कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है। मैं कहता हूं कि भाई, जो भी हमारा खापका चौधरी या किसान नेता हमें कोई ऐसी बात कहता है जिसका हमें नुकसान होगा, जिसका हमें राज्य में हिस्सेदारी घटती हो, हमें उनकी उन बातों को नहीं मानना चाहिए। मैं अपनी जाट कम्युनिटी से निवेदन करता हूं कि उनको उनकी उन बातों को नहीं मानना चाहिए जिससे हमारे समुदाय को हर चीज नुकसान होता हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और देखिए इसमें उनके तो इस आह्वान से ये राज्य तो में हमारी हिस्सेदारी घटेगी, हरियाणा में हाँ केंद्र हाँ सरकार में हमारी हिस्सेदारी घटेगी और हम्म, हमारे बच्चे जो है एजुकेशन में, नौकरियों में पीछे हटेंगे। इसलिए मैं आह्वान करता हूं आपके वीडियो चैनल के माध्यम से कि जाटों को इस प्रचार में नहीं आना चाहिए। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम न्याय और अन्याय पर बात करने वाले लोग हैं। अगर मेवात में दंगा किया है तो चाहे जिसने जो भी इसका जिम्मेदार है उनको सरकार द्वारा पनिश किया जाना चाहिए। बिल्कुल आपकी बातों से मुझे थोड़ा सा जो इसमें इशारा हुआ है वो मुझे ये लगा है कि अगले चुनावों को देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस और जो खासतौर से हुड्डा गुट है कांग्रेस का, वही यहाँ पर कांग्रेस को चलाते भी हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी किसी के बस में है नहीं, हुड्डा साहब। तो वो कुछ कोशिश इस तरह की कर रहे हैं कि एक तो मुस्लिम वोट तो वो ऑब्वियसली उन्हें लगता ही है कि बीजेपी के विरोध में हमारे साथ आएंगे ही। वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाट भी मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं यहाँ के, उन्हें उनके साथ सिंपैथी है, तो और जाटों में भी वो एक लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वही 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 है, बिल्कुल वही है। हम्म, ये देखो, कुछ लोग तो पिछले बाबा अम्बेडकर साहब के प्रपोत्र भी औरंगजेब के उस पर गए, हम्म, कब्र पर गए। हाँ हाँ पीछे कोई एक वीडियो वायरल हुई थी, कुछ और लोग उनकी, अरे औरंगजेब तो विदेशी एक हमलावर था जिसने भारत में लाखों हिंदुओं को कत्ल किया और जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाया। और ये तो खुद उसकी किताब में, उसी की किताब में लिखी गई है ये सब बातें तो। ये तो और फिर भी लोग औरंगजेब पे तो इस जब भी मानसिकता से कर रहे हैं। औरंगजेब पे तो जब भी चर्चा होगी तो बहुत बड़ा मुद्दा बन के आता है। ज्ञानव्यापी का मुद्दा देख लो, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा देख लो, और जैसे आपने यहाँ के मंदिर की बात की, इस देश में कौन सा ऐसा मंदिर है पौराणिक पुराना मंदिर जो सैकड़ों साल पुराना, जिस पे औरंगजेब ने जिसे खत्म करने की कोशिश ना की हो, मिट्टी में मिलाने की। मैं तो ये मानता हूं कि हमारी जो धरोहर है पुरानी, वो इतनी स्ट्रोंग और इतनी विस्तृत और इतनी वृहद फैली हुई है कि उसे वो इतने सालों के शासन के बाद भी जो है मुगल मोनार्की खत्म नहीं कर पाई। बिल्कुल बिल्कुल हर्षी। और देखिए हर्षी, हम्म, ये जब मैं पिछली बार भी आपसे एक बार बात की थी कि स्पेन का उदाहरण है। हम्म, स्पेन में पूरा का पूरा इस्लाम में कन्वर्टेड किया गया और हम्म, 700 साल बाद हम्म, इस्लाम में वापस फिर इस्लाम से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ। और हम्म, जितने वहां उनके चर्च तोड़कर उनको मस्जिद बनाया गया था, हम्म, वापस फिर वो चर्च में कन्वर्टेड हाँ, हुई। हाँ, ये मैं कहता हूं कि मुसलमान भाइयों को जितने भी हमारे हिंदुओं के ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मंदिर है हम्म, और जिनको तोड़कर मस्जिद बनाए, इनको खुद कह देना चाहिए। अरे उस हाँ, वक्त तो इनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। उस हाँ, वक्त तो जो आज का मुसलमान है, हम्म, औरंगजेब के वक्त में या उससे पहले जो बाबर ने तोड़े या उस और दूसरे जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़े, हम्म, उसके उस वक्त तो इनके पुरखे भी हिंदू ही थे जो उन हाँ, मंदिरों में जाते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इनको, मुझे ताज्जुब होता है कि जो धार्मिक लीडर हैं मुस्लिम, वो सारे के सारे असत्य बोल रहे हैं कि हम्म, नहीं तोड़ी गई। वहां हम्म, वहां मूर्तियों के चिन्ह मिल रहे हैं। औरंगजेब खुद फरमान जारी कर रहा है, वो खुद अपनी आत्मकथा में लिख रहा है कि मैंने मंदिर को, काफिरों के मंदिर को तोड़ा। हम्म, और आज के धार्मिक कट्टर नेता कह रहे हैं नहीं, ये तो मस्जिद बनाई गई थी अलग से और मंदिर को नहीं तोड़ा गया। ये योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू में कि ये जो ज्ञान व्यापी वाला है, इसमें तो मुस्लिम समाज को खुद आगे आना चाहिए और इनिशिएट करना चाहिए कि साहब ये बिल्कुल बिल्कुल सही आना चाहिए। मथुरा में भी यही हुआ था। है। मथुरा की हमारे मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने अपनी बेटी की जो आगरा में मस्जिद बनाई थी, उसकी सीढ़ियों पर हमारी मूर्तियों को उसमें नीचे दबा दिया गया था। सही बात। ये कोई धार्मिक कट्टरता की हिंदुओं की तरफ से बात नहीं है। हाँ ये एक फैक्ट है कि हाँ, अगर इतिहास में कोई गलती दोहराई गई है और वो भी तो विदेशी सुधारने का समय है। आक्रमणकारियों ने दोहराई है, तो निश्चित तौर पर भारतीय मुसलमानों को मेरा उनसे आग्रह है कि आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए हिंदुओं को कि उस वक्त हमारे और आपके पुरखे एक थे और आपके साथ उस वक्त विदेशी आक्रमणकारियों ने अन्याय किया था फौज के बल पर। और इसलिए हम इनको वापसी करते हैं।
चलिए, खैर बात हमारी बहुत लंबी चली, और ये मुद्दा तो ऐसा है कि इस पर हम कितनी लंबी भी डिबेट कर सकते हैं। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि हरियाणा में जो है फिलहाल जो राजनीति है अगले समय में, कुछ समय में वो हावी रहने वाली है सारे मुद्दों पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव आएंगे, उसके कुछ महीनों के बाद फिर विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। तो उसी हिसाब से वहां पर पोलराइजेशन करने की कोशिश मुझे लगता है कि विपक्षी दल कर रहे हैं कि बिल्कुल 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 मुस्लिम अर्ची। और जाट्स को एक तरफ तोड़ा जाए, और बीजेपी के बारे में खासतौर से ये परसेप्शन वहां क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि वो जाट विरोधी पार्टी है, जाट उसके साथ नहीं है। हाँ हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम्म। भी बहुत बड़े पैमाने पर जाट जो है बीजेपी के साथ है, वो चाहे यहाँ चुनाव में भी आपने देखा होगा और हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि ठीक है, वहाँ जाट बीजेपी के साथ भी रहता है, नेशनल लोकदल के साथ भी रहता है, हुड्डा के साथ भी रहता है, और जो नई पार्टी चौटाला की टूट कर दुष्यंत की बनती है उनके साथ भी जाता है। तो इसलिए जाट वहाँ एक पार्टी में नहीं है बिल्कुल भी। और ये सारे के सारे लोग अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन हरियाणा में मैं फिर जाटों से आह्वान करना कहता हूं कि आपको बीजेपी के साथ जाने में ही अधिक हिस्सेदारी मिलेगी और आपको उनके साथ जाने में ही फायदा है। चलिए अशोक जी, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आगे भी आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और समय निकालते रहिए हमारे लिए। नमस्कार।